मैं आपको उदाहरण देता हूं एक। अरविंद जी, एक गांव में भैंसे चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों की दूध देने वाली भैंसे चोरी हो जाती थी। एक रात 2 भैंसे चोरी हो गई, अगली रात फिर 1 भैंस चोरी हो गई, तीसरी रात फिर 2 भैंसे चोरी हो गई। तो गांव वाले इकट्ठे होकर एक साधु संत के पास गए, उसी गांव के बगल में ही रहता था वो। उन्होंने कहा, जी संत जी, अपनी तीसरा नेत्र खोलिए और हमें बताइए क्या हुक्म है, क्या करें। हमारी तो भैंसें चोरी हो रही हैं और हमारा काम जो है वो दूध पर चलता है, हमारे परिवार पलते हैं दूध पर। तो उन्होंने, जो संत महात्मा थे, उन्होंने कहा एक चद्दर तान लेना, चारों कॉर्नर जो है ना, चारों कोने चद्दर के 4 आदमी पकड़ के खड़े हो जाएं और अनाउंसमेंट कर दो, पूरा गांव उस चद्दर के नीचे से निकलेगा। निकालते जाना, जिसने भी भैंसें चोरी की होंगी, जैसे भी चद्दर से नीचे से निकलेगा, तुरंत निकलने के बाद वो मर जाएगा। अनाउंसमेंट कर दी, 4 आदमी चद्दर लेके खड़े हो गए। भाई साहब, पूरा गांव निकल गया, बच्चे भी निकल गए, बूढ़े भी निकल गए, नौजवान भी, और साथ में औरतें भी, महिलाएं भी, सब निकल गए। कोई नहीं मरा। कोई इधर उधर कोई रिश्तेदारी में क्या हुआ था उसको भी लाए, उसको भी नीचे से निकालो, है तो अपने गांव, कोई नहीं मरा। फिर दोबारा गए, संत जी कोई नहीं मरा। तो संत जी ने कहा कि चद्दर किसको पकड़ाई थी? कहते ये और ये और ये। तो संत ने कहा, जो भैंसों के चोर थे वो तो चद्दर तान के खड़े थे और चोर अपने आप में से ढूंढ रहे हो। सो देश को बेचने वाले तो चद्दर पकड़कर खड़े हैं और चोर हम जनता में से ढूंढ रहे हैं। भाई साहब, इनसे चद्दर, देश की चद्दर इनसे छीन कर इनको चद्दर से नीचे से निकालो, देखना इंसाफ कैसे होता है। 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे, 130 करोड़ जनता का हिसाब करना है। किसी ने मुझे भेजा कि एक आदमी था, बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, जब बड़ा हुआ उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। तो ऐसी कहावत चलती है, ऐसी बुझारत चलती है आजकल। सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया भाई साहब। तो उसको, अगर देश हमारे सामने बिक रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जैसे, गोपाल राय जैसे, संजय सिंह जैसे लोग अगर बता रहे हैं जनता को कि भाई देश बिक रहा है, हमारे सामने कुछ करिए वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, देश बिक रहा है, देश सेल पे लगा रखा है, अपने चंद पूंजीपति दोस्तों के पास देश सेल पे लगा रखा है, तो इसमें क्या आपत्ति वाली बात है जी? तो रोकना हमारा काम है। इससे बड़ी बात यह, मेरे को डर लगता है, जो अभी मान साहब ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। जब फाइलें आती हैं उनको आधे बार अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आज गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, सरकार इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आधी बातें उसको समझ में नहीं आती कि अफसर मेरे से कहां साइन करा रहे हैं। मेरे को डर इस बात का लगता है, चिंता मुझे मेरे देश के बारे में होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े हुए नहीं हैं तो रोज पता नहीं कितने निर्णय ले रहे हैं, कितने डिसीजन ले रहे हैं। वो डिसीजन सही है कि नहीं है, वो निर्णय सही है कि नहीं है, वो कौन करवा रहा है उनसे? कोई भी आके उनसे कुछ भी लिखवा के ले जाता है, कोई नोटबंदी करवा देता है, कोई थाली ताली बजवा देता है, कोई किसानों के कानून बनवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है। हमारे देश जा कहाँ रहा है? हमारा देश, डर लगता है मुझको। इसलिए आज मैं सारे देशवासियों के सामने एक प्रश्न छोड़ के जाना चाहता हूं। क्या 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? क्या एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर सकते हैं? ये हम सब लोगों को मिलकर सोचने की जरूरत है। हमारे देश में कोरोना हुआ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारे मिलकर देशवासी ताली थाली ताली बजाओ, उससे कोरोना भाग जाएगा। भागा कोरोना? एक दिन कई सारे वैज्ञानिक बैठे थे, उन वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बोले कि गंदी नाली में से जो बदबू आती है, उसमें जो झाग निकलते हैं ना गंदी नाली में,
कीचड़ में से, बोले उसमें से वो जो गैस निकलती है उसमें से चाय बनाओ। तो यार सारे गैस का सिलेंडर छोड़ के गंदी नाली में से ही, ये क्या है? ऐसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। एक दिन बोले ये जो बारिश आती है, बारिश में बादल हो जाते हैं, बादलों के टाइम पे हमें आक्रमण करना चाहिए दूसरे देश पे, उसमें राडार में पकड़ा नहीं जाता। वो मैं देख रहा था, सारे मजाक उड़ा रहे थे उनका। अगर आज हमारा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो इस किस्म की बेतुकी बातें नहीं करते जिससे देश का सर झुक जाता है इन बातों से। एक मेरे को बीजेपी वाला मिला, कहता है सर प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा यार कैसे मैनेज करते हैं, सोते कब हैं? कहता जी 3 घंटे सोते हैं। मैंने कहा काम कैसे चलता है? 3 घंटे में तो किसी इंसान का काम नहीं चलता, 3 घंटे की नींद से तो 6 घंटे की नींद जो चाहिए होती है। मैंने कहा 3 घंटे की नींद से तो काम नहीं चलता। बोला जी उनको दैवी शक्ति मिली हुई है। मैंने कहा पगले ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो ठीक से सोया करें, नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अगर प्रधानमंत्री जी ठीक से सोएंगे नहीं तो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। कभी उनको हंसते देखा है? सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आया रहता है, इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, उसको सवेरे से शाम तक बस जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ होंगे तभी देश तरक्की करेगा। आज इन्होंने बीजेपी वालों ने मेरे खिलाफ भी बहुत पोस्टर लगा दिए पूरी दिल्ली में। मीडिया वाले आए, पता चला कोई पुलिस उनको, मेरी सारे पुलिस वालों से विनती है हाथ जोड़ के किसी को गिरफ्तार मत करना। जनता का हक है पोस्टर लगाना। केजरीवाल अच्छे काम करेगा तो जनता जय जयकार करेगी, केजरीवाल बुरे काम करेगा तो जनता पोस्टर भी लगाएगी मेरे खिलाफ। लगाए मेरे खिलाफ पोस्टर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, कोई एफआईआर नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, उन बेचारों को छोड़ दो यार, वो 6 गिरफ्तार कर रखे हैं, उनको छोड़ दो। थोड़ा सा मोदी जी थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, उन 6 को छोड़ दो, गिरफ्तार कर रखे हैं उन लोगों को। इनके एक नेता हैं कर्नाटक में, उनके घर पे रेड हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा वो पहुंच कैसे गए। उसके घर रेड में उसे उम्मीद ही नहीं थी रेड होगी। 8 करोड़ रुपए कैश मिला, 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ कैश मिला। अगले दिन बेल हो गई, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया के घर एक नया पैसा नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर 3 बार रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला, बैंक लॉकर से पैसा नहीं मिला, उनके गांव में कुछ नहीं मिला। आज तक मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही। सतेंद्र जैन के घर रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला, 3 बार रेड हुई, एक नया पैसा नहीं मिला, आज तक उसको बेल नहीं मिली। कह रहे हैं दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अरे गुजरात के अंदर पता नहीं कितने लोग मर गए नकली शराब से, पता नहीं कितने 100 में। जब मैं और भगवंत मान गए थे उसी टाइम शायद 150 लोग मरे थे शराब से, नकली शराब से। पता नहीं, कह रहे हैं वो शराब बंदी है, खुलेआम शराब बिक रही है, खुलेआम शराब बिक रही है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शराब घोटाला अगर कहीं है तो गुजरात के अंदर है। कहते हैं 10 से 15 हजार करोड़ रुपए सालाना का शराब घोटाला है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है जी। 10 से 15 हजार करोड़, 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला है गुजरात के अंदर, वहां पे कुछ नहीं होता। तो वो उनके अपने जब शराब घोटाला करते हैं, उनके अपने जब चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। मैंने कल के बाद काफी इतिहास को खंगाला
इतिहास में मेरी रुचि है। ब्रिटिश अंग्रेजों के राज में भी कभी एक पोस्टर और एक पर्चे के लिए 136 FIR नहीं हुई थी। अंग्रेजों के राज में भी। आप समझो कि ये कहां पहुंच रहे। लेकिन जैसा हमने कहा कि तुम्हारे जुल्म और तुम्हारे अन्याय के खिलाफ लड़ने का आवाज है मां भारती के बेटे बेटियां। मां भारती के बेटे बेटियां बर्दाश्त तो करते हैं, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है तो हम मुकाबला करना भी जानते हैं। मैं आज इस देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार, हम सब लोगों से ये बात कहना चाहते हैं, मोदी जी, कल आपने दिल्ली में पोस्टर लगा था और आपने FIR किया। आज इस जंतर मंतर पे आज हजारों लोग मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लेकर के खड़ा है। मैं दावत देना चाहता हूं, निमंत्रण देना चाहता हूं, आकर के FIR करो। और आपसे भी कहना चाहता हूं, आगामी 30 तारीख को तैयार हो जाओ। देश के कोने कोने में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाएंगे। देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारी FIR में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारी पुलिस में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे जेल में। चप्पे चप्पे पर मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगेगा।